आज के आपके करंट अफेयर्स 2 Feb 2022 के सबसे पहला जो करंट अफेयर है, और सारे करंट अफेयर इसी के चारों ओर ही हैं। कल आपको बताया बजट आया, ठीक है। बजट में बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की जाती होती है, बहुत सारी स्कीम्स री इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं, वो जो स्कीम्स हैं, उनका एक ओवरव्यू लेना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बजट अपने आप में काफी बड़ा होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे एक बार डिस्कस करना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले आपके सरकार ने अभी के लिए प्रपोजल है। देखो, जो बजट होता है, हमने जैसे इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट में पढ़ा है और इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे कि जो बजट पास होता है वो ऐसा नहीं होता कि बजट स्पीच ही बजट है। अब बजट आया है, वो फर्स्ट रीडिंग थी, फिर अभी डिस्कशंस होगी डिपार्टमेंटल कमिटीज। कितनी डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं पार्लियामेंट की? 24 डिपार्टमेंट कमिटीज हैं। ये डिपार्टमेंटल कमिटीज क्या होती हैं? ये अलग अलग आपके जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने बजट के हिस्से हैं, सबको अलग अलग हिस्सा मिलेगा कि इसके ऊपर विचार करो कि क्या ये बजट सही से बना है, कोई चेंजेस करने हैं, कहीं पे कोई चीज बढ़ाने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है, कोई स्कीम्स मर्ज की जा सकती हैं, कुछ भी है। तो ये अभी बस इंट्रोड्यूस हुआ है स्पीच के साथ। अब इसके बाद ये 24 कमिटीज के पास जाएगा, साथ के साथ पार्लियामेंट में डिस्कशन भी चलती रहेगी इसके ऊपर, मतलब कुछ टाइम में डिस्कशन शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ फिर फाइनल जब वो 31 मार्च होती है, उससे पहले पहले बजट पास करते होते हैं, तो वहां तक बजट आपका पास हो जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर से पहले, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता होता है। क्लियर है? तो इसके साथ ही इस बजट में एक प्रपोजल भी जोड़ा गया। अभी ये प्रपोजल है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रपोजल है। वही जब बजट पास हो जाएगा तो ये फाइनल हो जाएगा कि जो भी आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी होगी या एनएफटीज हो गए। आजकल आपने सुना होगा लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स एनएफटी में छाप रहे हैं, ठीक है। एनएफटी होते क्या है? नॉन फंगेबल टोकन अपने आप में क्या है, सबसे पहले यही पढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी भी अपने आप में एक एनएफटी है। देखो, एनएफटी का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे कोई भी डिजिटल एसेट है, जैसे कोई भी एक आर्ट है। अब किसी ने ये डिजिटल आर्ट क्रिएट की, मैं तुम्हें कहूं कि ये इस आर्टिस्ट ने क्रिएट की है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने गूगल से डाउनलोड की है या मैं एक्चुअली उसी आर्टिस्ट से खरीदी हुई है? क्योंकि गूगल से डाउनलोड की हुई इमेज भी तो सेम ही दिखेगी, अगर बहुत ही हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड कर ली है, मैं वो कह के बेच रहा हूं। तो ये जो एनएफटी होते हैं, ये आर्ट के साथ ना एक टोकन के तौर पे जुड़ जाते हैं। ये टोकन क्या है? इस टोकन को तुम ओरिजिनल जो क्रिएटर है वो अपना नाम इसके साथ जोड़ सकता है। अब ये क्या होगा, जब भी ये आर्ट फॉर्म बिकेगा, इसके ऊपर ओनरशिप, ये टोकन हमेशा इसके साथ जुड़ा रहेगा। प्लस अब जिसने खरीदा उसका नाम भी उसके साथ जुड़ता जाएगा, यानी कि ओरिजिनली जिसने बनाया, उसके बाद जिसने किया, उसके बाद जिसने किया, एक पूरी लिस्ट बन जाती है। तो एक पूरा ट्रेसेबल रिकॉर्ड होता है कि आर्ट आई है तो कहां से आई है। तो एक्चुअली तुम पता लगा सकते हो ये चीज असली है नकली है। दो इसमें रिसेंटली कुछ टाइम में स्कैम्स भी आए हैं। जैसे लेट्स सपोज कोई आर्टिस्ट है नाम से XYZ, जिसने ये आर्ट बनाई थी, ठीक है। हो क्या रहा है आजकल, अब एनएफटी सी टोकन तो कोई भी जोड़ सकता है ना। अब लोग क्या कर रहे हैं, कई लोगों ने ये स्कैम भी किए। लोगों ने क्या किया, यही आर्ट फॉर्म, जो आर्ट फॉर्म पॉपुलर हो गए थे, आर्ट फॉर्म गूगल से डाउनलोड किए, डाउनलोड करके उन्होंने आईडी क्रिएट की। देखो अल्टीमेटली ये है तो एक तरह से जैसे ईमेल आईडीज होती हैं, कुछ भी होती है, आईडी है। इन्होंने आईडी क्रिएट कर ली XYZ डॉट, रिजेंबल कर रही है नाम से, बस एक आधी चीज का फर्क है, फोटो सेम लगा दी, सब कुछ सेम लगा दिया, और ये टोकन इसके साथ जोड़ दिया। तो कुछ टाइम में अभी एनएफटी भी आपके क्रिटिसिज्म में आए हैं, पर अभी भी बहुत सारे लोग इससे पैसा भी बहुत सारा कमा रहे हैं। क्योंकि सी हो क्या रहा है, क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज ये एक्चुअली किसी पर्पस के लिए भी यूज नहीं हो रहे, बल्कि लोग इसे स्पेकुलेटिव एसेट के तौर पे यूज कर रहे हैं। स्पेकुलेटिव एसेट होता है जैसे आपके स्टॉक मार्केट होगी, कि खरीद लिया, इसका प्राइस बढ़ा, बेच देंगे, ऐसी चीजों के लिए यूज हो रहे हैं। वैसे एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी जो थी, क्रिप्टो का मतलब होता है क्रिप्ट की हुई, क्रिप्टो मतलब होता है कोडिंग की हुई।
ऐसी करेंसी जिसके कोड किया हुआ है और कंप्यूटर में फीड किया हुआ है। ये फॉर्म कभी भी, ये हमेशा डिजिटली ही एग्जिस्ट करेगी। ये दोनों चीजें हमेशा डिजिटली ही एग्जिस्ट करेंगी, ये कभी भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। लोगों के साथ ये भी स्कैम हुआ है, लोगों ने बिटकॉइन के कॉइन्स बनाए और लोगों को ये बेच दी, 40-40 लाख के वो कॉइन बेच दिए जिसकी मार्केट में वैल्यू 2 रुपए भी ना हो। ठीक है, कि यही है बिटकॉइन। तो क्रिप्टो करेंसी हमेशा डिजिटल होगी। पर बात क्या है, क्रिप्टो करेंसी का अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस ये होना चाहिए कि ट्रेड में काम आए। तुमने कहीं से कोई सामान खरीदा, उसे ट्रांसफर किए, उससे तुमने रिसीव किए किसी भी साइड से, पर अभी तक ये भी स्पेकुलेटिव आइटम्स के तौर पे चल रही है। तो सरकार भी इस चीज को देख रही है कि एक्चुअली लोग सिर्फ इससे प्रॉफिट कमाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया कि देखो, जैसे लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं वो भी तो टैक्स भरते हैं, तो सरकार ने उठा के इनके ऊपर भी 30% टैक्स का प्रपोजल लगा कि अगर यहाँ पे भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, सिर्फ ये प्रॉफिटेबल चीजों के लिए यूज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी टैक्स लग जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए सरकार ने इसके ऊपर टैक्स का प्रोविजन रख दिया। क्लियर है? अब ये सारी चीजें निफ्टी को समझाया हुआ है। ठीक है, अगली चीज इसी के साथ जुड़ी हुई, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये साल के बजट में ये भी बोला गया कि आरबीआई अपनी खुद की भी डिजिटल करेंसी बना रहा है। देखो, डिजिटल करेंसी तो ऑलरेडी बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे बिटकॉइन मैंने मेंशन किया, ऐसे ही डॉज कॉइन, बहुत सारे हैं, इथेरियम, ये सब कुछ। तो आरबीआई अपनी खुद की करेंसी क्यों बना रहा है डिजिटल? आरबीआई को क्या लेना देना? नहीं, वो स्पेक्युलेटिव नहीं होगी। तो बात क्या है, देखो, ये जो अभी ये बिटकॉइन और ये सारी चीजें, इनके सब प्रॉब्लम क्या है? देखो, हम जिस सिस्टम में ऑपरेट करते हैं, वैसे नॉर्मल तौर पे जो हम कैश ये सब कुछ ऑपरेट करते हैं, ये अल्टीमेटली सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। आरबीआई नोट छाप रहा है, नोट सारे बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बैंक से आपको मिल रहे हैं, चाहे आप सेविंग है आप बैंक को दे रहे हो, चाहे आप बैंक से लोन ले रहे हो, किसी भी तरीके से यही सिस्टम में आपका पैसा घूमता फिर रहा है। ठीक है, पैसा यहीं पे आगे पीछे जहां मर्जी घूम जा रहा है। तो सरकार के कंट्रोल में है अल्टीमेटली करेंसी। अब सडनली क्यों दुनिया की सारी सरकारें बिटकॉइन, डॉज कॉइन, इन सबसे नफरत करती हैं? क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी करेंसीज हैं, ये सारी की सारी सिस्टम से बाहर ऑपरेट करती है। सरकार को नहीं पता इसकी ट्रांजैक्शंस कहां हो रही हैं, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, किस काम के लिए यूज हो रहा है। इसी कारण अगर तुम देखोगे ना, ज्यादातर क्रिमिनल्स बिटकॉइन और इन सारी चीजों में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये लीगल सिस्टम से बाहर हो जाता है। अब क्योंकि इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे लोगों की भी स्पेंडिंग का अगर तुम ट्रेंड देखोगे, लोग अब कैश कम कैरी करना पसंद करते हैं, कहीं जाके स्कैन कर लो, ये कर लो, तो धीरे धीरे करेंसी का अपने आप में ट्रेंड इस साइड शिफ्ट हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, अभी देखो आपके इंडिया के अंदर लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब है ऐसी करेंसी का फॉर्म जो गवर्नमेंट बैक्ड है, जिसे गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई ये लेने से मना कर देगा तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। वो आपके हैं जो करेंसी के नोट हैं, डिजिटल करेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी दुकानदार के पास गए और तुम कहो कि मैंने स्कैन करना है, वो कहे मेरे पास स्कैनर नहीं है, मैं सिर्फ कैश लेता हूं, तो उससे तुम लड़ पड़ो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार सिर्फ ये कहती है कि इंडिया के अंदर कोई आपसे इंडियन रुपी के नोट लेने से मना नहीं कर सकता। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन के मेथड है, चेक हो गया, डीडी हो गया, क्रेडिट, डेबिट, और आपके ये क्यूआर कोड कुछ भी हो गया, ये सारी चीजों के लिए वो मना कर सकते हैं, बस इस चीज के लिए वो मना नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ नोट लेने से। तो एक्चुअली इस टाइम सिर्फ लीगल बैकिंग आपकी नोट्स को है। वैसे ही अब हम आरबीआई के थ्रू, आरबीआई क्या करना चाहता है, आरबीआई अपनी, मतलब ये भी हम मिंट करते हैं ना, एक तरह से नोट बनाते हैं, वैसे ही हम डिजिटल करेंसी मिंट करेंगे और इस आरबीआई के द्वारा ये डिजिटल करेंसी बनाए हुए को स्टेटस दे देंगे फिएट करेंसी का। फिएट करेंसी कह लो या लीगल टेंडर कह लो, एक ही बात है।
फिएट करेंसी का मतलब होता है जो मेन करेंसी चलती है उस मार्केट में, और लीगल केस से कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन सबको करनी पड़ेंगी, सबको रखनी पड़ेगी। अब बस इसके बाद इशू ये होगा कि जो भी ब्लैक मनी कुछ भी है वो छुपी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर सरकार ने, अब देखो ये है कि इनमें अगर सरकार ने एक नोट मिंट किया है, ये भी तो एक एनएफटी है, कहां है ये नोट पूरा ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चीज काम करेगी, क्लियर है। तो ऑब्वियसली अगर तो मिनिस्टर्स चाहेंगे कि ब्लैक मनी बनी रहे तो करेंसी कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि वो ट्रेस हो नहीं सकती, ये ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक ना अगली चीज, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इन टेक्निकल टर्म्स का तुम्हें अपने आप में मतलब पता होना जरूरी नहीं है, बस तुम्हें एक जनरली ना एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन के आ सकता है, जैसे कि हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, या लास्ट इन फर्स्ट आउट, या हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा, ये सारी टर्मिनोलॉजीज लिखी होंगी। सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू, ये किस चीज के रिगार्डिंग है, ये हमेशा यूज की जाती है टैक्स कैलकुलेशन के लिए, ये मेथड्स हैं टैक्स कैलकुलेशन के, ठीक है। मतलब हाईएस्ट बिडिंग करके कैसे अपने वो लॉसेस कंपनीज कम कर लेते हैं, जो मतलब सबसे महंगी चीज खरीदती थी उसे सबसे पहले स्टॉक आउट करके, वो सब कुछ उस टर्मिनोलॉजी, मतलब डिटेल तुम्हें नहीं आएगी, पर इस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं कि ये चीजें पूछ के लिखा होगा कि ये न्यूज में सुनी हुई चीजें किस रिगार्डिंग, ठीक है। तो टैक्स कैलकुलेशन की काम आती है। अगली जो चीज है वो है ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स, सबसे पहले बॉन्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड क्या होता है? जेम्स बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड होते हैं बेसिकली, कभी भी किसी भी कंपनी ने या गवर्नमेंट ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर पैसे रेज करने हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको एक पेपर इशू कर देंगे। लेट्स सपोज आपसे कंपनी ने रेज किया 10 लाख रुपए, आपने कंपनी को 10 लाख रुपए दे दिए, कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देगी, उसके ऊपर लिखा होगा कि आपने उन्हें 10 लाख रुपए दिए हैं अगले 5 सालों के लिए, और वो 5 सालों के बाद ये 10 लाख का 12 लौटा देंगे। ये होता है बॉन्ड। बॉन्ड एक एग्रीमेंट हो गया पर पैसे के रिगार्डिंग, कि कितना पैसा लिया या दिया गया, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट होता है बस एक तरीके से पैसा रिसीव करने का। अगर गवर्नमेंट इश्यू करे तो उसे सिक्योरिटी कह देंगे, ठीक है, या टी बिल्स कह देंगे, ट्रेजरी बिल्स कह देंगे, वो सरकार की टर्मिनोलॉजीज हैं। प्राइवेट कंपनीज इश्यू करेंगी या ऑर्गेनाइजेशंस तो उन्हें ग्रीन बॉन्ड्स कह देते हैं, मतलब बॉन्ड्स कहते हैं। अब आते हैं ग्रीन वर्ड के ऊपर। ग्रीन ऑब्वियसली हम क्लाइमेट रिलेटेड चीजों, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, कोई भी पैसा जो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट से क्लाइमेट रिलेटेड चीजों के लिए रेज किया जाता है ना, उन्हें हम अलग से एक नाम दे देते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। क्योंकि कई इन्वेस्टर्स आपके दुनिया में ना ऐसे हैं जो अपना पैसा, सी जैसे लेट्स सपोज मैं इन्वायरमेंट को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हूं, मुझे लगता है कि ये जो आप अगर ऐसी डेवलपमेंट जो भी कर रहे हो उससे इन्वायरमेंट खत्म हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, जानवर मर रहे हैं, सब कुछ, तो मैं अपना शायद पैसा ना लगाऊं। पर अगर आप मुझे श्योरिटी दे रहे हो कि जो मैं आपको पैसा दे रहा हूं वो अल्टीमेटली ऐसे प्रोजेक्ट में ही जाएगा जो इन्वायरमेंट का बेनिफिट करेगा, इंसानों को क्लाइमेट चेंज से बचाने में या अडेप्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो उन्हें ग्रीन बॉन्ड्स कह देते हैं। तो फिर जब मैं मार्केट में देखूंगा अच्छा ग्रीन बॉन्ड इशू हुए हैं, मेरे पास पैसा है, मुझे रिटर्न भी आ रहा है, मैं उसमें पैसा डाल दूंगा, मैं इन्वेस्टर था, क्योंकि मेरा अपना मॉरल कंसर्न भी पूरा हो गया, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। तो इन्हें ग्रीन बॉन्ड्स कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन बॉन्ड्स वर्ल्ड बैंक की अभी तक इशू कर चुका है। 2008 से शुरू हुए थे वो, अब तक 164 ग्रीन बॉन्ड्स, आज तक 164 टाइम्स ग्रीन बॉन्ड, मतलब एक टाइम पे मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, 164 राउंड्स अब तक करवा चुके हैं।
$14.4 बिलियन रेज कर चुके हैं वो सिर्फ ग्रीन बॉन्ड्स में, तो काफी ज्यादा। नेक्स्ट चीज है नेचुरल फार्मिंग। अब सबसे पहले मैं आपको यहां पे एक फर्क करना चाहूंगा नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये क्या दोनों चीजें सेम होती हैं? क्या फर्क है इनमें? नेचुरल में भी एफर्ट लगता है बहुत ज्यादा। बात दोनों में फर्क क्या है देखो, इससे पहले एक और जो हम वैसे हमारी फार्मिंग आजकल चल रही है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली पेस्टिसाइड, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। वो तो सॉइल खराब कर रहे हैं, वाटर लेवल, वाटर भी निकाल के हद से ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इससे बेटर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करता है विक्रम, खाद और ऑर्गेनिक नेचुरल दोनों में ही किस ना किस तरीके से आ जाएगी। एक बस अभी बताता हूं, ऑर्गेनिक में भी खाद आएगी। जैसे अब क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज होते हैं, पर वो नेचुरल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर है। जैसे कि अगर मुझे फर्टिलाइजर यूज करना है, मैं वहां पे आपका जो गोबर है वो यूज कर लूंगा, वो भी फर्टिलाइजर है। सूखे हुए पत्ते हैं वो भी फर्टिलाइजर है, ठीक है। ये चीजें यूज कर रहा हूं, फर्टिलाइजर तो यूज कर रहा हूं ना मैं। वैसे पेस्टिसाइड, नीम का पानी हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपके फर्टिलाइजर हो गया। नेचुरल फार्मिंग होता है कि तुम क्रॉप्स को इस तरीके से अरेंज करो कि वो एक दूसरे को खुद ही सपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखो, आपका एक नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट कहां से आता है? नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट आता है जंगल से। अब जंगल में कौन फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड दे रहा है? पर जंगल तो ग्रो करते रहते हैं, अगर उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए तो वो कैसे ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि होता क्या है, आपके अगर अलग अलग प्लांट्स है, लेट्स सपोज 3 प्लांट्स हैं जो बहुत ही पास पास उगे हुए हैं। कई बारी देखो, हम कई बारी जब एग्रीकल्चर बारे पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर बारे कहते हैं कि इतनी क्रॉप्स में जगह छोड़नी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर अगर आप जंगल में देखोगे, जंगल में तो चीजें जुड़ जुड़ के भी बैठी हुई हैं, तब भी जंगल ग्रो करी जा रहा है। तो या तो हम गलत हैं या जंगल गलत है। हमारे जो तरीके हैं वो स्पेस बनानी पड़ती है। जंगल में क्या है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उगा रहे हैं तो सारी राइस ही उगाई जा रहे हैं, उगा रहे हैं तो सारी वीट ही उगाई जा रहे हैं, एक जैसी चीज लेंथ में। वहां पे क्या है, आपके जंगल में क्या होता है, अगर 3 प्लांट्स पास पास उग रहे हैं ना, अगर एक प्लांट को कोई न्यूट्रिशन चाहिए XYZ, और ये देखो ऐसा नहीं होता कि प्लांट अपने आप में कोई न्यूट्रिशन सॉइल में नहीं छोड़ता। लेट्स सपोज कोई अगर हद से ज्यादा जिंक ले रहा है, वो शायद सॉइल में कैल्शियम छोड़ ही जा रहा है, क्योंकि जो मिनरल खींचेगा और हवा से भी जो भी गैसेस अब्सॉर्ब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ ना कुछ तो वेस्ट होगा। वो वेस्ट वो सॉइल में ही तो फेंकेगा, वो सारा वेस्ट अपने आसपास सॉइल में फेंक देते हैं। तो शायद ये MnO ये फेंक रहे हैं, उसमें से B को O और एक और A यूज हो रहा हूं, ये वेस्ट में A फेंक रहा हो, ठीक है, और BC उसमें से, और ये ले रहा हो आपका NM, और इसका भी एक आता कोई कुछ भी लगा लो IJ जी। तो यानी कि आपस में न्यूट्रिशन एक्सचेंज करते रहते हैं। जो किसी का वेस्ट है वो दूसरे के लिए खाना है, जो दूसरे का खाना है किसी और के लिए वेस्ट था तो वो फेंकते रहेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली रिसाइकलिंग होगी न्यूट्रिशन की, और अपने आप में खुद ही जितने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते जा रहे हैं। ये है नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कर वैसी रहे हैं फार्मिंग, जैसे अगर राइस उगा रहे हैं तो राइस ही उगा रहे हैं। बस बात ये आ जाती है राइस में नेचुरल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग में हम कुछ नहीं स्प्रे करते, हम नेचर से सब कुछ डिराइव करते हैं। हम सारे प्लांट्स की प्लेसिंग ऐसे करते हैं कि वो अपने आप में न्यूट्रिशन खुद एक्सचेंज कर लें। ये मेथड आपके जापान में शुरू हुआ था, मसानबू फुकाओ आपके एग्रीकल्चरलिस्ट थे,
और इसलिए फुकाऊ मेथड भी इसे कहते हैं नेचुरल फार्मिंग को, जिसमें उन्होंने यही चीज को बोला कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाई जाए प्लांट्स और एनिमल्स की, वो एक दूसरे को खुद शेप करेंगे सारा सिस्टम बनाने का। क्लियर है? फुकुओका, सॉरी कोआओ नहीं, फुकुओका के बोल गया। अगला जो आपका करंट अफेयर है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। आपको अगर पता हो 2 रिवर ऑलरेडी कनेक्ट की जा रही है। कौन सी 2? केन और बेतवा। ये आपके सदर्न उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट है। इन 2 रिवर्स को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक रिवर फ्लड करती है और दूसरी एरिया में आपके बुंदेलखंड साइड पे ड्रॉट्स पड़ते हैं। तो हमें ये है कि सरप्लस पानी, जब एक साइड पे अगर फ्लड हो रही है रिवर, दूसरी साइड पे बिल्कुल ही बारिश ही नहीं होती कई बारी, तो हम ये सरप्लस पानी अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये सारा सरप्लस इससे इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे भी ग्रोथ होती रहेगी और यहाँ पे फ्लड आने बंद हो जाएंगे। ये इंडिया का मतलब ये पहला प्रोजेक्ट है और इसी के अंडर ही सरकार 46,000 करोड़ खर्च रही है सिर्फ। और ये रिवर ज्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, इन्हें जोड़ने में ही इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो इसी कारण एक चीज जो इस बजट मतलब इस स्कीम को भी हाईलाइट किया इस बजट ने, और उसके थ्रू एक पूरी स्कीम हाईलाइट होती है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट किस चीज की बात करता है? देखो इंडिया में ये सिर्फ एक जगह की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। हमारे पास ना पर कैपिटा वाटर की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पानी की कमी है, ठीक है, फिलहाल के लिए जो अभी क्लाइमेट चेंज है अभी के लिए पानी की कमी नहीं है, पर तब भी हमारे कुछ एरियाज में पानी मिलता ही नहीं है। और कुछ एरियाज इंडिया में ऐसे हैं जहां पे फ्लड आए रहते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट का एरिया देख लो, हर साल नॉर्थ ईस्ट के एरिया में फ्लड आते ही आते हैं। वो इस चीज से दुखी है ऑब्वियसली, अगलों की सारी प्रॉपर्टी हर चीज डैमेज होती है। वहीं पे अगर आप सेंट्रल इंडिया देखोगे, आपका सारा दक्कन देखोगे, ये जो साउथ इंडिया का ये बीच का ट्रायंगल बन गया, ये सारा का सारा बहुत ही ज्यादा ड्रॉट हिट रहता है, ठीक है। और इसके अलावा ऊपर गुजरात में सौराष्ट्र, ये सारे एरियाज ये बहुत ज्यादा ड्रॉट हिट रहते हैं। वहीं पे कई जगह कई बारी यहीं पे पास में अगर बात करूं, ये साइड पे कृष्णा गोदावरी ये सारी कावेरी जैसी नदियां ये बिल्कुल पास में जाके कई बारी फ्लड करने लग जाती हैं। केरला में कितनी बारी आप रिसेंट टाइम्स में आप फ्लड की न्यूज सुन चुके हो। अगर इतने फ्लड्स यहाँ पे प्रॉब्लम है और बीच में इतनी कमी है, मैं अगर ये पानी किसी तरीके से यहाँ पे पहुंचा सकूं, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। इन्हें पानी मिल जाएगा और ये पानी जो जिनके पास एक्सेस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के चलते हुए गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट सोच रही है सारी इंडिया के रिवर्स को धीरे धीरे कनेक्ट करना एक दूसरे से। हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क ऑफ रिजर्वायर्स और कैनाल्स क्रिएट करेंगे जहां पे सारी रिवर्स और लेक्स भी आपस में कनेक्ट हो सके। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो हम सरप्लस पानी डेफिसिट एरिया में ट्रांसफर कर पाएंगे, जहां पे कमी है वहां भेज पाएंगे। दूसरा, ये ऑल्टरनेटिव नेटवर्क ओपन करेंगे, ऐसे एरियाज मतलब नेटवर्क ओपन करेंगे जहां पे तुम शिप से ट्रैवल कर पाओगे। तो इसका बेनिफिट आपके कार्गो को सबसे ज्यादा होगा। ऑब्वियसली देखो लोगों को ट्रैवल करने में हमेशा थोड़ी जल्दी होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम पेशेंटली बैठे रहोगे कि 10 दिन में पहुंच जाए कहीं पे, तो पानी स्लो ट्रैवल करवाता है तुम्हें। पर कार्गो जो है, कार्गो थोड़ी स्लो भी आएगी, कार्गो सस्ती पड़नी चाहिए। तो सबसे चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हमेशा वाटर होता है, इसलिए सारी दुनिया की जो कार्गोज है वो भी शिप से जाती है, किसी और तरीके से नहीं जाती। बनाने को तो रेलवे यहाँ तो बना ही दे जितना लैंड जुड़ा हुआ है, पर वो तब भी नहीं बनाते क्योंकि सबसे सस्ता तरीका पानी है, पानी से सस्ता तरीका कुछ नहीं है। इसलिए रिवर जुड़ जाएंगी तो आपके नेशनल वाटरवेज भी बन रहे हैं, ऐसे ही नेशनल हाईवेज की तरह नेशनल वाटरवेज बन जाएंगे जहाँ पे शिप्स चलेंगी, बोट्स चलेंगी, ठीक है, उसके थ्रू भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये सब कुछ होगा। तो ये इंडिया के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है अपने आप में। मतलब इसे बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है। एक रिवर कनेक्ट किए 46,000 करोड़ यही खर्च हो रहे हैं सरकार के। तो अगर सारी इंडिया की कनेक्ट करने पे आए तो बहुत ही बड़ा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का एस्टिमेट है
ठीक है, तो वो बनाते बनाते मतलब ये अभी एक करंट अफेयर अगले 15-20 साल भी चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये काम होगा। और काम धीरे इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमें ये नहीं पता इन्वायरमेंट कैसे रिएक्ट करेगी। देखो है क्या कि जहां पे फ्लड आते हैं ना, फ्लड्स के कारण वहां की इन्वायरमेंट भी वैसे अडाप्ट की हुई है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पड़ता है? असम में। सामने। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में पड़ता है, अब वहां पे है क्या, हर साल उस नेशनल पार्क में फ्लड आते हैं, पर उसके बाद वहां पे जो ग्रास है ना वो उसके बाद ही ग्रो होता है, और वो वहां के सारे एनिमल्स उसी के ऊपर फीड करते हैं। तो अगर हम ये रिवर को शिफ्ट कर रहे हैं, ये अभी भी टेस्ट ट्रायल प्रोजेक्ट है, क्योंकि किस तरीके से आपका इन्वायरमेंट रिएक्ट करेगी वो भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए भी ये प्रोजेक्ट अभी फिलहाल के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चल रहा है। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? इसके अलावा आपकी सरकार ड्रोन्स का इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रही है, कि धीरे धीरे ड्रोन्स के स्टार्टअप्स की अलग से फंडिंग, गेमिंग स्टार्टअप्स की अलग से फंडिंग करना चाहती है। ठीक है, तो ऐसे स्टार्टअप्स के ऊपर सरकार का फोकस है, उनके लिए स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं सरकार ने। इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं किया है, तो बस ऐसी सारी चीजें हैं। तो ये सारे आपके बजट के ओवरव्यू थे।